है, फिर वेव्स की जो टॉपिक रहेगी, वेव्स आई विल फिनिश बाय द नेक्स्ट लेक्चर. आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टेशनरी वेव्स, विद स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज क्लास. ऑलराइट, कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे. ठीक है बच्चों? Yes, ma'am. All right, very good. Is my screen visible to everyone? मेरी स्क्रीन विजिबल है? तो चलो फिर स्टार्ट करा जाए. फिर से बोल रही हूँ कि स्टैंडिंग वेव वाला टॉपिक अच्छे से समझने की कोशिश करना. जो ये स्टैंडिंग वेव्स है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, चाहे सीबीएसई का पेपर हो चाहे किसी भी चीज का पेपर हो, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. अगर वेव्स आ रहा है तो इसके बिना वो अधूरा है. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक तो सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था, है ना, सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा था. तो सुपरपोजिशन क्या बोलता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव? कैन यू टेल मी? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों? ऑलराइट, सुपरपोजिशन बोलता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वेव्स हैं जो कंबाइन कर रही हैं, है ना, अगर आपके पास एक से ज्यादा वेव्स हैं तो जो रिजल्टेंट वेव आती है उनको उसको आप इन सारी वेव्स को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा वेव्स हैं विच आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ जॉइंट वेव, जो आपका पॉसिबल है, तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेव आती है इट इज फाउंड आउट बाय एडिंग ऑल दी इक्वेशंस ऑफ वेव्स फॉर ऑल दी अदर वेव्स. यही देखा था हमने पिछली क्लास में बच्चों. आज बच्चे ऐसे शांत शांत हैं. ठीक है, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था. वी ऑल्सो स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था हम लोगों ने. रिफ्लेक्शन हमने दो टाइप की देखी थी. एक होती है आपकी फिक्स्ड एंड से, जब आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी फिक्स्ड एंड से हो रही है, और दूसरी होती है आपकी ओपन एंड से. ठीक है, जब आपका एंड जो है वो फ्लेक्सिबल है, एंड आपका ओपन है, तब आपकी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तब आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो हो सकती है. ठीक है, तो जो फिक्स्ड एंड वाली चीज है उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि ये अगर आपकी इंसिडेंट है, अगर ये आपकी इंसिडेंट है, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स आती है वो कुछ इस तरीके से आती है ना. रिफ्लेक्टेड पल्स जो आती है वो कुछ इस तरीके से आती है. तो यहाँ पर आपका पाई का फेज डिफरेंस रहता है. यही चीज देखी थी हमने कि पाई का फेज डिफरेंस रहता है इस केस में, राइट. और हमने देखा था कि अगर आपका एंड जो है वो खुला है, ओपन एंड है, तो जो भी आपकी वेव जाएगी, जो भी आपकी वेव गई इस तरीके से, वैसी ही आपकी वेव वापसी आ जाएगी. ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपका फेज डिफरेंस 0 होता है ना. डायरेक्शन दोनों केस में ऑपोजिट है, बट जो सेकंड केस है उस केस में आपका फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0. इज दिस ओके गाइस? ये सारा दिमाग में बन गया फोटो? इसमें तो कुछ ऐसा नया नहीं हुआ, यही डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में. यस मैम, नो मैम? ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट. तो अब आज की क्लास में मूव ऑन करते हैं. आज की क्लास में वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स. इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सारी इसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स की. ठीक है, तो इसमें आपको दो टाइप के केसेस पढ़ने हैं. एक तो आपका जब ये वेव्स आपकी स्ट्रिंग के ऊपर बन रही हैं वो चीज आपको पढ़नी है, और दूसरी अगर आपके पास ऑर्गन पाइप है, जैसे फ्लूट का एग्जांपल होता है, तो वो इसी केस में आता है. ठीक है, तो उस केस में आपको पढ़ना है. तो बेटा स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास दो वेव्स हैं, ठीक है, इफ यू आर हैविंग टू वेव्स, तो ये जो दोनों वेव्स है इनका सेम एम्पलीट्यूड है. ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड एकदम सेम है, एक दूसरे से सेम एम्पलीट्यूड की है. इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लैम्डा, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है. ठीक है, सेम टाइम पीरियड है, मतलब एकदम आइडेंटिकल वेव्स हैं ये, सेम टाइम पीरियड है. जिस वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रही हैं वो भी सेम है, दे आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी एज वेल. खाली एक चीज उल्टी है, वो क्या है? वो आपकी जो उल्टी चीज है दैट इज योर डायरेक्शन. ठीक है, खाली डिफरेंस यही है कि दे आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो बेटा इस तरीके की वेव्स जब सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है, जब ये वाली जो वेव होती है, व्हेन दीज टू वेव्स सुपर इम्पोज, व्हेन दीज वेव्स सुपर इम्पोज, ठीक है, जब ये वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं, देन स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड.
ठीक है, तब आपकी स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, सो दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स कि आपकी स्टैंडिंग वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं। इज दिस ओके? यस। ठीक है, आगे चलूं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हो, ये एक एनिमेशन है बढ़िया सी कि स्टैंडिंग वेव एक तरीके से कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन वाली वेव है और ये जो ब्लू वाली वेव है ना, ग्रीन वाली वेव और ब्लू वाली वेव आपकी दो वेव्स हैं जो सेम एम्पलीट्यूड में है बट अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, जो ब्लू वाली वेव है वो सपोज इधर जा रही है, लेट मी से दैट द ब्लू वाली वेव इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, एंड लेट मी से दैट जो ग्रीन वाली वेव है दैट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी जो ब्लैक वाली वेव है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर स्टैंडिंग वेव, है ना। स्टैंडिंग वेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वाली वेव में डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल नहीं कर रही, एक ही पोजीशन पे वो ऊपर नीचे हुआ जा रहा है। कैन यू गाइस सी दैट? एक ही पोजीशन पे ऊपर नीचे हुए जा रही है, राइट? यस मैम। ये आप चीज देखो यस एक मैम। बार, ये ब्लू और जो ग्रीन वेव है उसमें आप ये देख सकते हो कि जब ब्लू और ग्रीन वेव के क्रेस्ट और ट्रॉफ ओवरलैप करते हैं तभी ये जो ब्लैक वेव है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाती है। जब वो दोनों ऑपोजिट रहते हैं तब वो वेव कैंसल आउट होकर आपके पास रिजल्टेंट वेव जीरो आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके की वेव को स्टैंडिंग वेव कहा जाता है और इसी को हमें स्टडी करना है। ऑलराइट, यहाँ पर आपके जो ये वाले पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट जीरो है इनको नोड कहा जाता है, और जिन पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रही है इनको एंटी नोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हम समझेंगे, ये एनिमेशन इसलिए ताकि विजुअलाइज कर पाओ। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज इन अ लिटिल डिटेल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग। फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में बना सकते हैं स्टैंडिंग वेव, पढ़ा होगा स्कूल में कि हाँ मैम ये पॉसिबल तो है, स्कूल में मैम कुछ बता तो रही थी। ठीक है, तो बेटा हाँ, आप स्ट्रिंग में बना सकते हो स्टैंडिंग वेव को। तो स्ट्रिंग में कैसे बनाते हैं? अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जो दोनों साइड से फिक्स्ड है, ठीक है, इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रिंग लाइक दिस विच इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं एक पल्स देती हूँ, ठीक है, सपोज मैंने ये पल्स दी, तो ये पल्स ट्रैवल करेगी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगी मेरे पास, है ना। ये पल्स ट्रैवल करेगी और मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगी। अब अगर मैं एक से ज्यादा पल्स दे रही हूँ, अब अगर मैं एक से ज्यादा पल्स दे रही हूँ, ऐसे 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 कुछ पल्स दे रही हूँ, तो यहाँ पर जो पल्स आएगी वो भी रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाएगी ऐसे कुछ, और ये दोनों मेरी सुपर इम्पोज करेंगी, है ना। ये वाली आगे जा रही है, ये वाली आगे जा रही है, तो ये सुपर इम्पोज करेंगी। तो ये कंटिन्यूअसली चल रही है, कभी एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे जाएगा, कभी ऐसा भी होगा कि रिजल्टेंट जीरो आएगा, कभी रिजल्टेंट जो होगा वो 2a के बराबर आएगा। ये दोनों मेरी सुपर इम्पोज कर जाएंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, दो टाइप की सिचुएशंस पॉसिबल है ना इस केस में भी। ऐसे है नहीं, दो सिचुएशंस हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो दो सबसे मेजर सिचुएशंस पॉसिबल है वो यही पॉसिबल है आपकी, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, एक आपकी सिचुएशन क्या पॉसिबल है कि ये वाली वेव ऐसे ऐसे जा रही थी। बड़े मेहनत है यार, वेव बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों। आप लोग कॉपी पे अच्छे से बना लेते हो, कॉपी पे लाइनें होती हैं क्योंकि। ठीक है, ये वाली वेव जो थी आपकी ऐसे जा रही थी, और जो दूसरी वेव है वो कुछ आपकी, ये आपकी इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये आपकी इंसिडेंट वेव है, और जो दूसरी वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर एकदम ऑपोजिट तरीके से आ गई, कुछ इस तरीके से आपकी जो वेव है वो रिफ्लेक्टेड वाली आ गई। ठीक है, दिस इज पॉसिबल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपकी रिजल्टेंट वेव बन रही है वो आपकी जीरो हो जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन में जो आपकी रिजल्टेंट वेव बनती है वो जीरो हो जाती है। अब ऐसे ही एक और सिचुएशन और पॉसिबल है, वो क्या पॉसिबल है कि यार ये कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका ये वाला जो पार्ट है, जो क्रेस्ट वाला पार्ट है, वो इसके किसी क्रेस्ट वाले पार्ट से ओवरलैप कर जाए, तब आपकी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो वही मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से सिचुएशन भी पॉसिबल है कि अब सपोज ये आपकी इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव भी इसी तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ कि रिफ्लेक्टेड वेव इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई। ये भी तो पॉसिबल है ना, अभी हमने डायग्राम में देखा कि वो जो एनिमेशन दिखाई थी कि ऐसी चीज भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी फाइनल वेव बनती है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेव। यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड रहता है वो जीरो हो जाता है।
ठीक है, और स्टैंडिंग वेव वही होती है कि आपकी रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव कंटिन्यूअसली ट्रैवल करे जा रही है और आपकी जो वेव है वो आपकी स्टैंडिंग वेव बन जाती है। सबसे पहले बताओ, यहां तक चीज क्लियर हुई कि हाँ स्टैंडिंग वेव का थोड़ा बहुत समझ में आया? यस। तो फिर इसकी एक वीडियो देखते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? यस मैम। यस मैम। तो अभी ना ये वीडियो है, अच्छी है, यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो निकाली थी। बेटा वाई आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, वाई मैक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर, ये जो साइंटिस्ट है वो एक साइंटिस्ट है, इनका एक स्टूडेंट है, तो देखना ये किस किस तरीके से आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने, आप देख सकते हो कि अपने हैंड्स के अंदर एक ये स्लिंकी पकड़ रखी है। स्लिंकी एक स्प्रिंग टाइप का होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स प्रोपोगेशन आप लोगों को एक पल्स का दिखाएगा सबसे पहले। तो आपने देखा कि वो पल्स इन्होंने बनाई, छोटी सी पल्स बनाई, वो जो स्टूडेंट है उसके पास गई और फिर वापसी आ गई जो साइंटिस्ट सर है उनके पास। है ना, बड़ी सिंपल सी चीज थी ये। आपने ये भी देखा कि क्योंकि दोनों ने पकड़ रखा है, ठीक है, पार्कर जो है, जो इनका स्टूडेंट है, उसने दूसरा जो एंड है उसको होल्ड कर रखा है, तो आपने देखा कि वो इन्वर्ट भी हो गया, पाई का डिफरेंस आ गया। है ना बेटा, एक बार ये फिर से भी दिखाएंगे वो चीज करके। ऑलराइट, देखो अभी आपने देखा ये चीज फिर से, तो बहुत क्विकली हो रही है ये चीज। इन्होंने छोटी सी जब पल्स दी उसको, तो वो स्टूडेंट के पास गई और रिफ्लेक्ट बैक होकर एक ऑपोजिट सेंस में वापसी आई। ठीक है, इज दिस ओके? अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं कंटिन्यूअसली इसको ऑसिलेट करता हूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहूं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा? मेरी वेव जाएगी और रिफ्लेक्ट बैक होके वापसी आ जाएगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव है ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करके स्टैंडिंग वेव बनाएगी। तो आप देख सकते हो कि अभी एक टाइप की स्टैंडिंग वेव बन चुकी है इनकी। है ना, यही तो हमने पढ़ा था ना, कि आपकी इंसिडेंट वेव है और आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, वो दोनों मिल गए हैं, सुपर इम्पोज कर गए हैं और आपकी एक स्टैंडिंग वेव बन चुकी। तो इसमें आपका एक तरीके का एक लूप सा आ रहा है। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप देखना कि ये बंदा क्या करेगा। नाउ ही विल चेंज द फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास एक अलग तरीके की स्टैंडिंग वेव आएगी। अब आप देख सकते हो, पहले हमारे पास खाली एक लूप आ रहा था, अब हमारे पास दो लूप्स आ रहे हैं। है ना, इसको सेकंड हार्मोनिक कहा जाता है, इसके बारे में भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। है ना, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है। देखो ना, वाइब्रेशन थोड़ी तेज तेज हो रही है। तो अब जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव वापसी आ रहे हैं वो इस तरीके से सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि आपकी सेकंड हार्मोनिक कंडीशन फॉर्म हो रही है, दो लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। इज दैट ऑल्सो ओके? यस मैम। ऐसे विजुअलाइज कर पा रहे हो ना दिमाग में? अब ये कोशिश करेंगे कि थर्ड वाला भी बनाए। थर्ड वाला बनाना काफी मुश्किल होता है, ट्रिपल करके फ्रीक्वेंसी को बनाना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। ठीक है, तो अभी ये कोशिश करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि पहले एक लूप था, अब दो लूप है, अब यहाँ पर इनके तीन लूप, देखो थोड़े से बन रहे हैं, क्लियरली नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर इनके तीन लूप बन जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये सारे हमें हार्मोनिक्स भी पढ़ने हैं कि ये तीन लूप कैसे बन रहे हैं, दो लूप कैसे बन रहे हैं, एक लूप कैसे बन रहा है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि तीन लूप बन रहे हैं। है ना, दिखा, छोटा सा बन रहा था बीच में, अभी भी बन रहा था, अब फिर से गायब हो जाएगा सर से। ऑल राइट, तो यहां से ये जो वेव हमारी बन रही है इसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। इतना समझ में आया? जो आपकी इंसिडेंट वेव है वो जा रही है, रिफ्लेक्टेड वेव है वो वापसी आ रही है, और ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रही हैं ताकि आपकी स्टैंडिंग वेव जो है, स्टेशनरी वेव जो है, वो बन पाए। इज दैट ओके गाइस? यस मैम, नो मैम? यस मैम। ऑल राइट, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसको पहले मैं आप लोगों को ग्राफिकली समझाती हूँ कि ग्राफिकली एग्जैक्टली ये बन कैसे रहा है, और उसके बाद यही सेम चीज मैं आप लोगों को एनालिटिकली भी समझेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके समझेंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया सा ऐसे ग्राफ बनाते हैं, आप लोग भी बना लो यार अपनी कॉपीज में, अच्छा ग्राफ है, इससे आपका ये चीज पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई एम कंपेयरिंग 4 सिचुएशंस हियर। ठीक है, मैं 4 सिचुएशन के बारे में बात करूंगी। ऑल राइट, 1 2 3 और एक और चाहिए यार, स्क्रीन छोटी पड़ जाती है इन साइड की चीजों के लिए। तो हमें पता है कि पूरे टाइम पीरियड में जो मेरी वेव है वो पूरी की पूरी बन जाती है। ठीक है, वी नो दैट कि पूरे के पूरे टाइम पीरियड में एक पूरी की पूरी वेव बन जाएगी। तो लेट मी से कि इनिशियली टाइम 0 था, उसके बाद जो मेरा टाइम है वो t/4 हो गया, उसके बाद जो मेरा टाइम है वो t/2 हो गया। ठीक है, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, एंड उसके बाद मेरा टाइम जो है वो 3t/4 हो गया। 3t/4 ही होता है ना? हाँ ठीक है, मतलब मैंने t/4 का गैप ले लिया, उसके बाद जो है मेरा पूरा का पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, पूरी की पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कुछ वेव बना सकती हूँ बेटा, है ना, किसी टाइप की एक वेव तो हम बना ही सकते हैं। लेट मी से कि मेरी वेव को कैसे बन रही है, क्या दिक्कत है मैम? बना दो,
हम थोड़ी मना करेंगे, ये वेव थोड़ी बड़ी बन गई, इसको थोड़ा सा हम छोटा बनाते हैं ताकि आप लोग ना अच्छे से समझ पाओ। 1 2 3, ठीक है। जो येलो वाली है वो मेरी इंसिडेंट वेव रिप्रेजेंट कर रही है, सपोज तो छोटी सी वेव बना रही हूं मैं, ठीक है। इस तरीके की मेरी एक इंसिडेंट वेव रिप्रेजेंट हो रही है। अब t इज इक्वल टू t/4 में ये इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी, है ना। ये वाली जो वेव है वो थोड़ी सी आगे आ जाएगी, तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा अब मेरे पास ऐसा, है ना। कैन यू गाइस सी दिस? Yes, ma'am. यस मैम। इस तरीके का बन जाएगा। फिर ये जो वेव है ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ये फिर से थोड़ी आगे आ जाएगी, तो अब मेरे पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा। यही तो होता है टाइम पीरियड जैसे जैसे चलता रहता है। और Yes, ma'am. फाइनली मेरे पास ये कुछ फिर से आगे आ जाएगी, ये सबसे मुश्किल है ड्रॉ करना ठीक है। तो नहीं, एक सेकेंड, राइट। तो अब इस सिचुएशन में मेरी जो वेव होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम हुई, यहाँ पर 0 हुई, इसी तरीके से ये जो वेव है ये मेरी आगे ट्रेवल करती रहेगी। तो अब बेटा एक बार एनिमेशन में फिर से दिखाती हूँ, एक बार अब ये एनिमेशन देखो आराम से। जो ग्रीन वाली वेव है, जो ब्लू वाली वेव है वो आपकी आगे ट्रेवल कर रही है। अब ग्रीन वाली वेव आप देख सकते हो पीछे ट्रेवल कर रही है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे जो ग्रीन और ब्लू का क्रेस्ट और ट्रॉफ है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, तब आपकी जो ब्लैक वाली वेव है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुंच रही है। और अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ये जो दोनों वेव्स हैं एकदम ऑपोजिट तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं, एकदम ऑपोजिट बन चुकी हैं एक दूसरे की, तो तब आपकी जो रिजल्टेंट वेव है वो 0 बन रही है। राइट गाइस? Yes, ma'am. ठीक है। सो इफ आई एम ड्रॉइंग दैट हियर, सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, लेट मी ड्रॉ द ब्लू वाला जो है वो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव में ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब होता क्या है कि जब हम t इज इक्वल टू 0 पे देखते हैं तब ये जो वेव्स होती है इसमें एक्चुअली जो आपका क्रेस्ट और ट्रॉफ है वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर जाता है, ठीक है। सपोज आपका जो क्रेस्ट और ट्रॉफ है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो मेरी रिजल्टेंट वेव बनेगी वो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड की बन जाएगी, है ना। जो भी मेरे पास इनका एम्पलीट्यूड है उसका ट्वाइस एम्पलीट्यूड बनेगा मेरे पास रिजल्टेंट वेव Yes, ma'am. के बराबर। जब हम, अब ये वाली जो ब्लू वाली वेव है अब ये थोड़ी सी आगे ट्रैवल कर चुकी है, ठीक है। अब ये ब्लू वाली वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये थोड़ी सी आगे ट्रैवल कर चुकी है, तो अब ये कुछ ऐसे सी बनेगी। अब खाली ब्लू वाली वेव को देखो, तो अब ये वाली जो वेव होगी ये कुछ ऐसी दिखेगी, है ना, अगर ये आगे ट्रैवल कर जाएगी तो यहाँ पर मेरी रिजल्टेंट वेव 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। अब तो मेरी जो दोनों के दोनों वेव्स हैं ये एज इट इज एक दूसरे के ऊपर पूरी सुपर इम्पोज कर गई ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेव जो रहेगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। y will be equal to 0, right? Now what will happen is the blue wave will again move forward, so now it will look like this. So now again these two waves will superimpose and आपके पास जो resultant wave आएगी वो 2 amplitude वाली आएगी, ठीक है। You will obtain the resultant wave as twice of the amplitude, something like this. You will get it as something like this, guys. Can you guys see that? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपका y है उसकी वैल्यू कुछ 2a के बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड की आपके पास आती है मैक्सिमम जो होती है, मैक्सिमम y max will be equal to 2a. And then if you are looking at the last situation again, जो पहले हुआ था वही होगा कि अब आपकी ये जो वेव है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जो ब्लू वाली वेव है, ताकि जो दोनों की दोनों वेव्स हैं ये आपकी कैंसल आउट होकर आपको 0 एम्पलीट्यूड देंगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये वेव ट्रैवल कर रही है और आपकी जो रिजल्टेंट वेव है इस सिचुएशन में भी 0 के बराबर हो चुकी। ऑलराइट, तो अब आपकी एक ऑसिलेशन पूरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि आपकी जो स्टैंडिंग वेव है वो आपकी इस तरीके से बनती है क्योंकि आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव है दे आर सुपर इम्पोजिंग ऑन ईच अदर। और कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है वेव का, और कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वेव आपकी इंटायरली 0 भी हो जाती है, ठीक है। यही हो रहा है बेटा? यस Yes. मैम। तो यस आप ना थोड़ा सा नोड और एंटी नोड का कॉन्सेप्ट भी समझो। ये जो वेव है ना इसमें एक दो स्पेशल चीजें हैं। आपको पता है कि हमारी जो नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव बनती है उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स अपने एक ही एम्पलीट्यूड के साथ अलग अलग टाइम पे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो रेस्ट पे है। बट ये वाली जो वेव है यहाँ पर एक स्पेशल फीचर यही है
कि अगर आप ये वाले पॉइंट को नोटिस करो जो ये व्हाइट लाइन के ऊपर आपका लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट हो गया, तो बेटा ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये कभी भी आपके मूव ही नहीं कर रहे, ये आपके स्टेशनरी हो गए हैं, है ना? कैन यू गाइस सी दैट दैट यस मैम दीज पॉइंट्स आर स्टेशनरी? जो पहले वाला सिचुएशन है उसमें भी यहाँ पर कुछ वेव नहीं बन रही, ठीक है? जो ये पहले वाला सिचुएशन है उसमें भी आपकी कोई वेव तो बन नहीं रही, और सेकंड वाला ये जिसमें y इक्वल टू 0 हो गया उसमें तो सारे 0 हो ही गए। तो इनको बेटा नोड कहा जाता है। नोड का मतलब कुछ नहीं होता, नोड का मतलब होता है नो मोशन। इस तरीके से याद रखो, नोड का मतलब फिजिक्स वालों ने ऐसे ही सेट करा है कि नो मोशन। तो एक तो ये आपके नोड्स हैं, ऊपर से जो ये आपके स्प्रिंग के एंड्स होते हैं ये भी आपके नोड्स के बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ी वेव कोई आपकी बन रही है, ठीक है? जो ये स्ट्रिंग के एंड्स होते हैं वो भी आपके नोड के बराबर होते हैं। तो जो भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है दैट इज ऑल्सो, वहां पे जो पॉइंट्स है एंड पॉइंट्स है वो भी आपके नोड बन रहे हैं। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. और नोड का ही उल्टा क्या होता है, पता होगा बच्चों को? Antinode. वेरी गुड, नोड का उल्टा होता है एंटी नोड। तो एंटी नोड का क्या मतलब है? एंटी नोड वो वाला पॉइंट है जो आपका सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, ठीक है? एंटी नोड आपका वो वाला पॉइंट है जो आपका सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा। ऑल राइट बेटा, तो अगर आप स्टैंडिंग वेव को थोड़ा सा और अच्छे से समझो, अब एक बार स्टैंडिंग वेव को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो स्टैंडिंग वेव में एक तरीके से क्या हो रहा है, स्टैंडिंग वेव में एक तरीके से क्या हो रहा है कि मेरी कुछ इस तरीके की वेव है, ठीक है? इसी की ऑपोजिट वेव मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, है ना? इसी की जो ऑपोजिट वेव है मैं कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। तो अगर मैं किसी एक पार्टिकल को नोट करूं, किसी भी एक पार्टिकल को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग पार्टिकल्स को अगर मैं नोट करूं, तो हो क्या रहा है? ये जो बीच वाला पार्टिकल है ये इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इस तरीके से एसएचएम कर रहा है, ये वाला पार्टिकल इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, इसी तरीके का सिचुएशन हो रहा है Yes, ना? ये कंटिन्यूअसली एसएचएम कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरी जो वेव है वो बन रही है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सारे के सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट नहीं कर रहे, ईच पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, है ना? सारे के सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड अलग है। तो तभी हम बोलते हैं पॉइंट एट विच, पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड इज जीरो, पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड इज जीरो, तो उनको हम कहेंगे नो मोशन पॉइंट्स, मतलब नोड्स, ठीक है? स्क्रीन स्टक है, विजिबल है बेटा? आई थिंक अभी विजिबल है बच्चा, visible है। ठीक है? तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा नोड रहेगा, ये वाला पॉइंट मेरा नोड रहेगा, ये वाला पॉइंट मेरा नोड रहेगा। ये वाले पॉइंट्स कभी भी मूव नहीं करेंगे, इस पे जो पार्टिकल है वो बैठ गया लेजी होकर, वो हिलेगा ही नहीं, उसके साथ के सारे पार्टिकल्स हिल रहे होंगे। और एक आपका ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जो ये वाला पॉइंट है ये आपका एंटी नोड है ना? यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज मैक्सिमम। पॉइंट्स वेयर, पॉइंट्स वेयर amplitude is maximum, amplitude is maximum, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटी नोड, ठीक है? तो ऐसे ही मैंने भी याद रख रखा है, ऐसे ही आप भी याद रख लो कि नोड का मतलब होता है नो मोशन, और एंटी नोड हो गया नोड का उल्टा, ठीक है? यहां तक समझ में आया सब बच्चों को कि स्टैंडिंग वेव का हाँ मैम कुछ तो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद का पार्ट इजी है। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है बेटा? तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टैंडिंग वेव का। यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है ना, स्टैंडिंग वेव वैसे भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टैंडिंग वेव एक तरीके से आगे ट्रेवल नहीं कर रही, तो ये आपकी हार्मोनिक वेव का एग्जांपल नहीं होती क्योंकि इट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, ये एक जगह पे खड़ी हुई है और वहीं पे आपकी वेव कंटिन्यूअसली बने जा रही है। ऑल राइट, तो अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करें। Yes, ma'am. मैथमेटिकल एनालिसिस में मजा आएगा आप Yes, लोगों ma'am. को। मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा सा इजी है इसका, जो अभी ग्राफिकल वाला तरीका है वो बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एनालिसिस की स्पेलिंग बताओ, ANA, Alva, yes, sir. है ना? एनालिसिस सही है ना? ये मैंने बचपन में इसकी स्पेलिंग कुछ गलत लिखती थी, आई थिंक आई यूज्ड टू पुट वन मोर वाई इन हियर, या फिर कुछ ऐसा करते थे दिक्कत, बट ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं इसका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपकी दो टाइप की वेव्स जो है वो सुपर इम्पोज कर रही हैं। एक है आपकी इंसिडेंट वेव, है ना? एक है आपकी इंसिडेंट वेव और दूसरी आपकी रिफ्लेक्टेड वेव।
तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंसिडेंट वेव के केस में मैं y1 की वैल्यू क्या लिखूं? ये हमने पिछली क्लास में किया था। इंसिडेंट वेव के केस में y1 की वैल्यू कितनी लिखें बेटा? जो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? इंसिडेंट वेव में y1 की वैल्यू कितनी लिखूं बच्चों? वेव इक्वेशन है, सिंपल। सब बच्चे बता दो, वरना ऐसे यहीं से पिटाई होनी शुरू हो जाएगी सबकी। पिटाई तो क्या ही करेंगे यार, ऐसे बड़े बड़े बच्चे हो चुके हो आप लोग। बड़ा ही सिंपल सा चीज है, ऐसे a साइन ओमेगा टी के एक्स के टर्म में कुछ लिखते थे, है ना? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते थे इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है ना बेटा? फिर अब रिफ्लेक्टेड वेव के ऊपर आओ। रिफ्लेक्टेड वेव के केस में क्या हो रहा है, पहले ये बताओ मुझे। रिफ्लेक्टेड वेव के केस में होता क्या है? इंसिडेंट वेव अगर आपकी कुछ जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, आपकी एक फिक्स्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन हो रही है, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस? कैसे रिफ्लेक्शन होती है? एक तो आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यही होता है ना कि आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर आपकी वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, वेरी गुड बेटा, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है और आपका पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। यही होता है ना, पाई का फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर y का एक्सप्रेशन लिखा था, y2 अगर मैं इसको लिख रही हूं, तो हमने क्या लिखा था इसको? a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों पॉजिटिव कर दिए ना, क्योंकि आपकी अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की टुवर्ड्स जा रही है। और फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म मैंने पाई की और लिखी थी, पाई, क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस भी आ रहा है। इज दैट ओके गाइस? तो रिफ्लेक्टेड वेव को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन थीटा प्लस पाई किसके बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज साइन थीटा प्लस पाई? सोचो बेटा, व्हाट इज साइन थीटा प्लस पाई? साइन थीटा। साइन थीटा में नेगेटिव भी आता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ना बेटा। तो यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा प्लस पाई है, इट विल कम आउट टू बी माइनस साइन थीटा। तो एक तरीके से मेरे पास y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. माइनस यस मैम। ऑफ a Yes. साइन, ठीक है, यस मैम, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जेन्युइनली अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब ये वेव सुपर इम्पोज कर रही है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये याद दिलाओ। व्हाट डज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टेल अस? क्या कहता है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? की रिजल्टेंट वेव जो होगी, जो भी रिजल्टेंट वेव है जो आपकी एक्स और टाइम पे डिपेंड कर रही है, लेट मी राइट इट एज वाई ऑफ एक्स एंड टाइम। तो ये जो भी आपकी जो आपकी रिजल्टेंट वेव होगी, दैट विल डिपेंड ऑन y1 एंड y2, है ना? वेरी गुड कृतिका बच्चा, y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास y का एक्सप्रेशन क्या आ गया? y ऑफ x कॉमा टी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? a कॉमन अगर मैं ले लूं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, नहीं सॉरी, माइनस आएगा ना, माइनस साइन है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यही आ गया ना? यस मैम, नो मैम? यस मैम। ठीक है, तो यहां पर लग जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, याद है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाओगे, जी। हाँ वेरी गुड, साइन सी माइनस साइन डी की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, एक्चुअली इक्वल टू 2 cos ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो c है, c इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड d इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो मुझे रिजल्टेंट निकाल के बताओ कितना आ रहा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट वेव कितनी आएगी बेटा? रिजल्टेंट वेव कितनी आएगी बताओ निकाल के। रिजल्टेंट वेव अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक तो a का एक्सप्रेशन है आपके पास, तो रिजल्टेंट वेव y विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा cos ऑफ
c प्लस डी अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करोगे तो kx कट जाएगा, 2 ओमेगा टी। है ना, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा, 2 ओमेगा टी अपॉन 2। और यहां पर आएगा साइन ऑफ, अब इन दोनों को माइनस करूंगी तो -2kx आ जाएगा, -2kx अपॉन 2। So that tells me the resultant will be equal to 2a cos omega t sin of -kx, right guys? तो जो रिजल्टेंट है आई कैन राइट इट एज -2a sin kx cos omega t. Is this okay? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर यार ये आपका x माइनस वी टी या फिर वी टी माइनस प्लस एक्स वाला एक्सप्रेशन नहीं बन रहा जो हमने अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। तो ये वाली जो वेव है ये एक्चुअली आगे ट्रेवल ही नहीं कर रही। तभी हमने स्टैंडिंग वेव के केस में एनिमेशन के अंदर क्या देखा था, एक बार वापसी अगर हम जाते हैं तो एनिमेशन के केस में देखो ना, ये वेव आगे थोड़ी जा रही है। जो ब्लैक वाली वेव है, ब्लू और ग्रीन वाली वेव आगे जा रही है, ब्लैक वाली वेव अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे हुए जा रही है, आगे तो नहीं जा रही ना। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यही हो रहा है कि ये आपकी एक मूविंग हार्मोनिक वेव नहीं रिप्रेजेंट कर रही। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टैंडिंग वेव, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टेशनरी वेव। ये वाली जो आपकी वेव है वो आगे मूव नहीं कर रही है, ये अपनी जगह पे रहकर ही हिल जरूर रही है पर ये आगे मूव नहीं कर रही है। ठीक है, सबसे पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दिख रहा है सब बच्चों को ये वाला चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट, स्क्रीन फिर से रुक गई है मेरी, एक सेकंड रुको, अभी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब इस वाली वेव में एक और खास बात यह है कि यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है इस वेव का। एम्पलीट्यूड अगर मैं लिखना चाहती हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो वो कितना होगा आपका एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव? एम्पलीट्यूड विल एक्चुअली बी इक्वल टू दिस 2a sin kx। स्टक है क्या? अच्छा, मैं क्या बोल रही हूं कि अगर मुझे इस एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू -2a sin kx cos ओमेगा t में एम्पलीट्यूड लिखने को बोले तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? ये 2a sin kx के बराबर हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड, है ना, 2a sin kx के बराबर हो गया ना एम्पलीट्यूड। तो आप देख सकते हो कि x की पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपका एम्पलीट्यूड चेंज होएगा, है ना बेटा। तो इसका मतलब यही रहेगा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, for different values of x, for different values of x, the amplitude will be different, the amplitude is different। तो यही तो हमने देखा भी था स्टैंडिंग वेव्स के केस में कि एसएचएम के केस में क्या हो रहा है, जब आप वेव आपकी आप हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात कर रहे हो, आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं बट वो डिफरेंट फेज में है। ठीक है, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स दे आर इन डिफरेंट फेज विद वन अनदर। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि y इज इक्वल टू -2a sin kx cos ओमेगा t, यही एक्सप्रेशन हमने y का देखा। तो थोड़ा सा अब इस एक्सप्रेशन को ही हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझो, एट x इज इक्वल टू 0 हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा। अच्छा स्टक है, एक सेकेंड, विजिबल है बेटा? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एट x इज इक्वल टू 0 व्हाट विल हैपन। दिस इज वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक एंड है ना आपका स्ट्रिंग का, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस एट x इज इक्वल टू 0? y की क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा x इज इक्वल टू 0 पे? शेशी सेइंग 2a, बाकी बच्चे बताओ x इज इक्वल टू 0 पे y की क्या वैल्यू हो जाएगी? बेटा y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -2a sin 0 cos ओमेगा t ना। तो sin 0 क्या होता है? 0 के बराबर रहता है ना बच्चा, तो y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। ठीक है, तो यही तो हमने देखा था कि इसको हम नोड कहते हैं, है ना, जो आपके एंड्स हैं। यार ये तो आप इमेजिन करो बेटा, जो आपका रस्सी है उस रस्सी के जो एंड है वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो हिल ही नहीं रहे। तो जो आपके एंड्स होते हैं उस पर तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं ना। जब भी आपके फिक्स्ड एंड आएंगे तो फिक्स्ड एंड पे आपका वो हिलेगा नहीं एंड, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। कहां से हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट?
वो तो एंड ही आपका फिक्स्ड है, तो आपका वो नोड बनता है हमेशा। तो x इज इक्वल टू 0 जो आपका वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग है वो आपका नोड बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ रही है। इज दिस ओके? ओके, चीनू इज सेइंग ओके, यस मैम। बाकी श्रेषी बेटा, सचिन बच्चा, कृतिका, क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। अब अगर मुझे एक और चीज बताओ, ये तो आपका एक एंड है ना स्ट्रिंग का, अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ एल के बराबर है तो दूसरा भी तो एक एंड होगा, वहां पे आपका नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा? वहां पे आपका नोड बनना चाहिए, एंटी नोड बनना चाहिए? नोड ही बनना चाहिए ना, वो भी तो फिक्स्ड ही है। तो आपका दूसरा एंड, चलो इसको व्हाइट से बनाते हैं, ऐसे मेरे को थोड़ा सिमेट्री पसंद है, वो पिछला वाला हेडिंग व्हाइट से लिखा था तो इसको भी व्हाइट से लिखते हैं। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू हो गई l के बराबर। यू आर हैविंग x इज इक्वल टू l, वेयर l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस सिचुएशन में भी आपका नोड ही बनना चाहिए, है ना? हियर ऑल्सो वी शुड गेट अ नोड, राइट? यस मैम। तो इसका मतलब यही है कि y की वैल्यू आपकी 0 के बराबर रहनी चाहिए एट x इज इक्वल टू l। सो दिस इज टेलिंग मी कि y की वैल्यू x इज इक्वल टू l पे कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू l? y एट l कॉमा t, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? -2a, है ना? -2a का भी तो फैक्टर था, -2a साइन ओमेगा x है ना, नहीं साइन kx है ना, तो साइन kl cos ओमेगा t, this should be equal to 0. Is this okay? तो इसका मतलब यही है कि जो साइन kl वाली टर्म है वो मेरी 0 होनी चाहिए, cos ओमेगा t तो 0 नहीं होता ना, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसका मतलब यही है कि साइन kl की टर्म 0 होनी चाहिए। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है एक बार ये बताओ? व्हेन इज साइन 0? साइन आपका 0 कब 0 पे होता है? और भी तो होती है वैल्यूज जब साइन 0 होता है। -180 डिग्री। 180 डिग्री आपका पाई हो गया, और कोई वैल्यू जिसपे साइन 0 होता है? 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, 4 पाई पे भी 0 होता है ना? तो एक तरीके से मैं लिख सकती हूँ कि अगर साइन kl की वैल्यू इज इक्वल टू साइन n पाई, यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 के बाद मैंने 2 नीचे लिख दिया, है ना? साइन की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमेशा 0 ही रहेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स दैट kl मस्ट बी इक्वल टू n पाई। इज दिस ओके? क्लियर है बेटा यहां तक? यस, पक्का? यस मैम। ऑलराइट, वेरी गुड। तो ये kl इज इक्वल टू n पाई आ गया आपका। तो यहाँ पे आपको पता है कि k आपका क्या होता है? k इज योर एंगुलर वेव नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? k की वैल्यू याद दिलाओ मेरे को, लैम्डा के टर्म्स में कुछ वैल्यू होती है ना? k is equal to 2 pi upon lambda. So this implies that 2 pi upon lambda must be equal to n pi. तो यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ? पाई से पाई कट जाएगा, एक लेंथ का भी फैक्टर था ना, आके l है, 2 pi l upon lambda must be equal to n pi. तो lambda must be equal to 2l upon n. Is this also okay? और यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू होती है, इट कैन बी 0, 0 तो नहीं हो सकती है, 0 वाली वैल्यू तो हमने देख ही लिया। n की वैल्यू आपकी हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टक हो गई क्या फिर से? अभी विजिबल है बेटा? ठीक है, हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या देखा था कि वो जो सर है वो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइप की आपकी स्टैंडिंग वेव बन रही है ना। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही हूँ उसका क्या मतलब है? कि लैम्डा चेंज कर रही हूँ, कुछ लैम्डा भी तो चेंज कर रहे हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो। वेवलेंथ चेंज करना, फ्रीक्वेंसी चेंज करना सेम ही चीज हो गई बोलनी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे आपका लैम्डा भी चेंज हो जाता है। तो इस सिचुएशन में n इज इक्वल टू 1, 2, 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं आपके क्या हार्मोनिक चल रहा है? कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड हार्मोनिक और नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मोड कहा जाता है, सेकंड मोड कहा जाता है, थर्ड मोड कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये स्टैंडिंग वेव की डेरिवेशन है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव की सबसे पहले हमने y का एक्सप्रेशन निकाला। अब y का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब आपकी जो स्टैंडिंग वेव होती है, हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि अलग अलग टाइप की स्टैंडिंग वेव्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करोगे तो आपके पास अलग अलग टाइप की स्टैंडिंग वेव बनती है। तो अब हम उनको समझना चाहते हैं। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस, पक्का? ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2l/n आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें खाली फर्स्ट नॉर्मल मोड, सेकंड नॉर्मल मोड, थर्ड नॉर्मल मोड ये सारे समझने हैं। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट नॉर्मल मोड। ठीक है, सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इजी, सबसे प्यारा मोड यही होता है। फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है n की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आ गई। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 का क्या मतलब है? लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू 2l/n, विच इंप्लाइज कि लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2l के बराबर। इसका मतलब है कि l इज इक्वल टू लैम्डा 1/2। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो लैम्डा 1/2 का क्या मतलब है? अब ये आपका एक पूरा लैम्डा होता है। तो लैम्डा 1/2 का मतलब है मेरे पास खाली इतनी सी वेव है। अगर मेरे पास खाली इतनी सी वेव है तब क्या हो रहा है? तो अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये मेरे दोनों फिक्स्ड एंड है। जो हमारे पास सबसे पहली वेव नहीं आई थी वीडियो में, ये हमारे पास दोनों फिक्स्ड एंड है। जो आपकी स्टैंडिंग वेव है वो कुछ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बन रही है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा अजीब बन रहा है, लेट मी ट्राई टू रीड्रॉ इट। जो आपकी स्टैंडिंग वेव है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। इसी तरीके की हमारी आई थी ना वेव बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो व्हाइट वाले पॉइंट है ये आपके नोड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज योर नोड, दिस इज योर नोड, एंड द येलो वाला पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग योर एंटी नोड। सो दिस इज योर एंटायर लेंथ विच इज इक्वल टू λ/2, लैम्डा 1/2। ऑल राइट, इज दैट ओके? Yes, ma'am. तो यहाँ से ना आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हो कि अगर आप दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस देखते हो तो दो नोड्स के बीच में आपका जो डिस्टेंस आता है या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज इक्वल टू λ/2। और अगर आप एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिफरेंस नोट डाउन कर रहे हो तो वो आपका λ/4 के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने खाली ये वाला एरिया लिया है। अब यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एज वेल। यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना? अब एक और चीज हमें पता है कि वेलोसिटी कितनी होती है? √T/μ। स्ट्रिंग के केस में ये पढ़ा था ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू √T/μ। तो यहां से बेटा मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी इस केस में? लैम्डा 1 की वैल्यू है 2l के बराबर। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच आई ऑब्टेन। इज दिस ओके? This I can write as μ1. Is this okay, guys? Yes, ma'am. पक्का? ठीक है, तो अब इसका एक स्पेशल नाम है। इसको ये वाली जो पूरी सिचुएशन है इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। दिस फ्रीक्वेंसी राइट हियर इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर रहती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, तो ये वाला जो अब आपका नोड बन रहा है ना, ये तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। इस वाले नोड को फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कह लो या फिर इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो बन गया फर्स्ट। जब आपका n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 कर दो, सेकंड बन जाएगा। क्या दिक्कत है? वो तो आप कर ही सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड। सेकंड नॉर्मल मोड है ना, सेकंड नॉर्मल मोड ये इजी टॉपिक है। सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का क्या मतलब हुआ? n इज इक्वल टू 2। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 अगर आपने ले लिया तब क्या होगा?
तो फिर से हमने देखा है कि लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 2l अपॉन n। तो इस सिचुएशन में लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू l इटसेल्फ, Yes, है ना। ma'am. लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू l। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, मतलब मेरी ये पूरी की पूरी वेवलेंथ आ जानी चाहिए स्ट्रिंग में, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ जाना चाहिए। दिस इज इक्वल टू लैम्डा, है ना बेटा। तो अब अगर मैं स्ट्रिंग अपना ड्रॉ कर रही हूं, तो ये टेढ़ा बन गया। ये सबसे अच्छा है, इसमें डायग्राम भी सुंदर सुंदर बनते हैं मेरे को तो लगता है। अगर मैं भी स्ट्रिंग ड्रॉ कर रही हूँ, ये मेरे दो आपके ये हो गए, क्या कहते हैं इनको, नोड्स हो गए। ये एक बीच वाला पोर्शन भी थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके का वेव बन जाएगा, क्योंकि मेरी जो पूरी लेंथ है उसमें लैम्डा समाया हुआ है। राइट गाइस, राइट, इज दैट ओके? पहले आप देखो, पहले कैसा बन रहा था, अब कैसा बन रहा है। इज इट ओके? ठीक है। अगर मैं इसी को इसी के ऊपर सुपर इम्पोज करता हुआ ड्रॉ कर दूं, तो अब आप लोग ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 3 नोड्स बन रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 नोड बन रहे हैं। एक ये नोड बन गया, एक ये नोड बन गया, एक ये नोड बन गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 नोड बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे पास 3 नोड बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितने एंटी नोड बन रहे हैं? 2, है ना। 2 हमारे पास एंटी नोड बन रहे हैं। वी आर गेटिंग 2 एंटी नोड्स इन दिस केस। ठीक है, 3 नोड बन गए हमारे पास, 2 आपके एंटी नोड बन गए। ऑल राइट। तो अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप 2 सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस देखते हो, लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस आता है। ये पूरा का पूरा लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं 2 नोड के बीच में डिस्टेंस देखती हूँ, तो मेरे पास कितना आता है? फिर से लैम्डा बाय 2 आएगा। और अगर आपको एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिफरेंस गिवन है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? लैम्डा बाय 4। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव अगर आपके पास 2 नोड्स हैं, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 होता है। और अगर आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है, सो दैट मींस दैट लैम्डा बाय 4 इज गिवन टू यू। इज दिस ऑल्सो ओके? तो अब यहां पर भी हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, मतलब 1 अपॉन l अंडर रूट ऑफ t बाय m, t बाय म्यू। इज दिस ओके? So this frequency is twice of the fundamental frequency. मजा आ रहा है ना क्लास में? ऐसे सब बच्चे आज चैटिंग पे बात कर रहे हैं, माइक वाइक ऑन नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑल राइट। तो बेटा इस नोट को हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक। ये आपका सेकंड हार्मोनिक नोट होता है, इसको आप सेकंड हार्मोनिक कहते हो। पिछला वाला फर्स्ट हार्मोनिक था, या फिर इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। तो पेपर में आपको कुछ भी दे सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक का बताओ या फिर फर्स्ट ओवरटोन का बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। इज दिस ऑल्सो ओके गाइस? So you can see that here you are having 3 nodes and you are having 2 antinodes. Is that okay? Yes, ma'am. All right, very good. Let's move forward. अब एक last type का और discuss कर लेते हैं, उसके बाद एक general equation लिख देंगे. So suppose you are having third normal mode. ठीक है, now I'm having third normal mode of vibration. Third normal mode of vibration I'm having. तो third normal mode का मतलब क्या है? n की वैल्यू 3 हो गई, है ना। थर्ड नॉर्मल मोड का मतलब है कि n की वैल्यू 3 के बराबर हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं देखूं, लैम्डा 3 कितना आ जाएगा? 2l अपॉन n, मतलब लैम्डा 3 विल बी इक्वल टू 2l बाय 3। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी लेंथ में कितना लैम्डा आ रहा है? पूरी की पूरी लेंथ में 3/2 लैम्डा आ रहा है। 3/2 लैम्डा का अब क्या मतलब हो गया? ग्राफ का कलर चेंज करते हैं। 3/2 लैम्डा का क्या मतलब हो गया कि अब आपको 3/2 मतलब 1.5 लैम्डा, 1.5 ऑफ लैम्डा, मतलब 1 लैम्डा पूरा हो गया, 1 लैम्डा आधा आ गया। तो अब आपको ये तीनों बनाने पड़ेंगे लेंथ के अंदर, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूं, तो इसका ग्राफ मेरे पास कैसा बनेगा वो भी आप बच्चे देखो अच्छे से। इसका ग्राफ बन जाएगा एक ये। ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी लेंथ में 3/2 लैम्डा आ चुका है, तो इसको भी मैं इस तरीके से सुपर इम्पोज कर सकते हैं। All right, and now you can see that is situation में I am having 4 nodes and I am having 3 antinodes. This is my antinode. This is also an antinode, ma'am. This is also an antinode, ma'am. ये तो antinode है, ma'am. और ये बाकी सारे कोनों में मेरे पास nodes हैं. This is a node, this is a node, this is also a node, and this is a node.
इज इट ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी अब मैं वैसे ही इक्वेशन लिख सकती हूँ फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन लैम्डा, सॉरी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 3, है ना? फ्रीक्वेंसी विल बी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 3, मतलब 1 अपॉन लैम्डा 3 है आपका 3, तो 3 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो अब आप यहां से भी देख सकते हो कि जो आपके पास थर्ड फ्रीक्वेंसी है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये आपकी 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। इसको कहा जाता है बेटा, ये थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो इसको थर्ड हार्मोनिक कहा जाता है। दिस इज नोन एज थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। इज दिस ऑल्सो ओके? इज दिस ओके गाइस? यस, वेरी गुड। सो नाउ वी कैन राइट अ जनरल रिलेशन। एक जनरल रिलेशन हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी n नंबर ऑफ मतलब n की वैल्यू है लैम्डा की, ठीक है, इन जनरल अगर मैं लिख रही हूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? 2l अपॉन n के बराबर। ऑलराइट, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2l अपॉन n, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब यही है दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय, इसको n कर देते हैं, म्यू n विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इज दिस ओके गाइस? ठीक है, Yes, एंड यहां ma'am. पर ये जो नोट आपका बनेगा, दिस नोट इज nth हार्मोनिक, जो भी आपका n नंबर है उसका हार्मोनिक हो गया nth हार्मोनिक, और n माइनस 1th ओवरटोन। ठीक है, ये आपका nth हार्मोनिक हो गया और इट इज इक्वल टू n माइनस 1th ओवरटोन। इज दैट ओके गाइस? इज Yes, दैट ma'am. ओके? यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट नोड्स एंड एंटी नोड्स। थोड़ा बहुत नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नोड्स होते हैं आपके, नोड्स आपके लोकेटेड होते हैं कहाँ कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 पे होता है एक, फिर आपके पास l अपॉन n पे आता है, फिर आपके पास आता है 2l अपॉन n पे, फिर आपके पास आता है 3l अपॉन n पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ l तक आपके पास नोड्स आते हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आपके पास आएंगे। अगर आपके पास nth मोड है तो nth मोड के अंदर आपके पास n+1 नोड्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, nth मोड है अगर आपके पास तो आपके पास n+1th नोड्स अवेलेबल रहते हैं। एंड वी हैव आल्सो सीन दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल टू हाउ मच? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, कॉन्जिक्यूटिव की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स कितना देखा था हमने? लैम्डा बाय 2 देखा था बच्चा। ऑलराइट, अगर आपके पास nth मोड है तो आपके पास n+1 नोड्स बनेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, very good. Now the last thing which we will talk about in today's class is antinodes. ठीक है, लास्ट थिंग विच वी विल टॉक अबाउट इज एंटीनोड्स। नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा, 2 मिनट में क्लास खत्म हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सचिन, आई थिंक आपका तभी बार बार एग्जिट एंटर हो रहा है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी ना क्वेश्चन वो इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि बताओ नोड्स कहाँ कहाँ पे होंगे, कितने होंगे, कहाँ कहाँ पे होंगे, एंटी नोड्स कहाँ कहाँ पे होंगे, कितने होंगे। सो यू गाइस कैन सी फ्रॉम दिस एज वेल। ऑलराइट, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी नोड्स, तो एंटी नोड्स जो होते हैं वो आपके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन होती है। ठीक है, दीज आर दी पॉइंट्स व्हिच आर हैविंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप x की पोजीशन देखते हो तो x की पोजीशन आती है l अपॉन 2n के बराबर। ठीक है, फिर l 3l अपॉन 2n के बराबर, 5l अपॉन 2n के बराबर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आखिरी वाली जो आती है इट इज 2n माइनस 1 अपॉन 2nl। ठीक है, तो यहाँ पर आप n की वैल्यूज पुट इन कर सकते हो, उसके हिसाब से आपके पास एंटीनोड्स की वैल्यूज आ जाएंगी। एंड अगेन, कितने नंबर ऑफ एंटीनोड्स होंगे? कितने नंबर ऑफ एंटीनोड्स होते हैं? अगर आपके पास n मोड्स हैं, इफ यू आर हैविंग n नॉर्मल मोड्स, जितने नंबर ऑफ मोड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एंटीनोड्स आते हैं, देन यू विल गेट n एंटीनोड्स।
ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ आपके पास मोड्स हैं, जिस हार्मोनिक की आप बात कर रहे हो, उतने नंबर ऑफ एंटी नोड्स आएंगे। उसमें अगर एक ऐड कर दोगे सो दैट विल बी द नंबर ऑफ नोड्स। और यहां से आप ये जो डिस्टेंस वाला एक्सप्रेशन है, इससे आप ये एंटी नोड्स और नोड्स की पोजिशनिंग भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, एडिशनली एक और पॉइंट भी हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स कितना होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा बाय 2। जो भी आपका लैम्डा रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, वो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स आएगा। एंड इफ यू आर फाइंडिंग, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड फाइंड कर रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड, ठीक है, अगर आप एंटी नोड और नोड जो एक दूसरे के साथ में बैठे हैं उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो वो आपके पास लैम्डा बाय 4 के बराबर आता है। इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम, नो मैम, समझ में आया मैम, नहीं समझ में आया मैम? ठीक है, तो यहीं तक पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में। ये सब अपनी कल की क्लास में भी रिवाइज करके आना, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे ऑर्गन के बारे में, ठीक है, जो आपकी ऑर्गन पाइप्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें और इसमें यही डिफरेंस है कि ऑर्गन पाइप्स का जो केस होता है ना आपका, ऑर्गन पाइप्स और इसके केस में ये डिफरेंस है दैट इन दैट केस वी विल अंडरस्टैंड कि आपका एक एंड जो है वो ओपन है, या तो फिर एक एंड ओपन है या फिर दोनों के दोनों एंड्स ओपन है। जैसे यहाँ पर आपके पास एक एंड क्लोज था, दूसरा एंड भी क्लोज था ना, दोनों फिक्स्ड एंड्स थे। ऑर्गन पाइप के केस में एक एंड ओपन रहता है या फिर दोनों एंड्स ओपन रहते हैं। एक आपकी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होती है, एक आपकी ओपन ऑर्गन पाइप होती है। उसको समझेंगे, बीट्स को ब्रीफली समझेंगे, एंड देन वी विल वाइंड दिस चैप्टर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।